हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जी के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप लोगों के लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रश्नों का संग्रह लेके आता हूं और उस प्रश्न को पढ़ने के बाद कई सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, एक प्रसिद्ध सिख कवि, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, 19वीं सदी का साहित्य। तो क्या होगा आंसर इसका? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। आइए इससे कुछ संबंधित इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा कर लें। अरावली की पश्चिम की ओर से माही नदी एवं लूनी नदी निकलती है। माही नदी और लूनी, याद रखिएगा कि अरावली के पश्चिम क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी, लूनी नदी। पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? जब पूछ लिया जाए कि अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, तब बनास नदी। क्या कहेंगे? बनास नदी निकलती है। और ये भी पूछ लिया था कि गुरु शिखर किस पर अवस्थित है? गुरु शिखर किस पर अवस्थित है? तो आप कहेंगे माउंट आबू पर स्थित है। किस पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अर्थात ये लूनी नदी जो है कच्छ की रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? 1915, 1905, 1947, 1906। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1905 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 1905। तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, याद रखिएगा। और इसने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था और जिसमें बताया गया था इस थ्योरी में कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्या बताया गया था? द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से संबंधित है और प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण क्या होती है? ऊर्जा भी होती है, जिसमें E बराबर mc² का इसने थ्योरी प्रदान किया। आइंस्टीन जो है, बात करें तो आइंस्टीन जो है जर्मन का नागरिक थे। आइंस्टीन कहाँ के नागरिक थे? जर्मन के। लेकिन वो हिटलर के कारण यूएसए में जाकर बसे। कहाँ जाकर बसे? हिटलर के कारण यूएसए में जाकर बसे। और इसे 1921 ईस्वी में भौतिक में नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था आइंस्टीन को? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आइंस्टीन को। तो आप इतने सारे प्रश्नों का याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कहता है, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें 1987 में नाइट उपाधि दी गई थी। ये आंसर जो है डी नंबर है इसका, ये गलत है। उसे नाइट उपाधि नहीं दी गई थी, अर्थात उपाधि दी गई थी जो क्या है, ये गलत है। सीवी रमन को 1987 में जो नाइट उपाधि दी गई थी, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपको गलत खोजने के लिए कह रहा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। 1928 इसमें प्रकाश के प्रभाव पर महत्वपूर्ण सिद्धांत किया। 1928 में क्या पर सिद्धांत दिया इसने? 1928 में कि प्रकाश के प्रभाव पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया सर सीवी रमन को, जबकि वह 1954 में क्या दिया गया? भारत रत्न से दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कहता है, जो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? ऑप्शन है लिम्फ, दिमाग, दिल, जबान। क्या हो जाएगा आंसर आपको? दिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दिल।
फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मानव के शरीर में दो मांसपेशियां होती है, एक तो ऐच्छिक होती है, दूसरा अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां जो है दिल में होती है, जिसका काम क्या होता है, जो अनचाहे अर्थात स्वतः होता है उसे रोका नहीं जा सकता है। जैसे छींकते हैं तो छींकने का काम क्या है, उसको हम आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रोक नहीं सकते हैं। और क्या है, ये कुछ मांसपेशियां जो है होती है ऐच्छिक होती है, जिससे हम अपनी क्रिया बल से संपन्न करते हैं, स्वतः नहीं होता है। जैसे चलना होता है, बोलना होता है, ये सारे काम जो है हम लोग स्वतः करते हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत में आते हैं, याद रखेंगे। तो मानव के शरीर जो है दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक है, एक क्या है, अनैच्छिक है। ये दो प्रकार की क्रिया करती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अर्थात ऐच्छिक में जो हम लोग अपने क्रिया के लिए प्रयत्न करते हैं, स्वतः करते हैं, स्वतः नहीं होता है, अर्थात हम लोग करते हैं, जैसे चलना बोलना, तो आप याद रखेंगे ऐच्छिक कहा जाता है। जैसे छींकना, और जो अनचाहे स्वतः हो जाता है उससे हम क्या कहेंगे, अनैच्छिक कहेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से इथाइनोइक एसिड होता है, नींबू का रस, संतरे का रस, सफ़ेद सिरका, टमाटर केचप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में इथाइनोइक एसिड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद सिरका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आंसर, सफ़ेद सिरका में हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करें। इथाइनोइक एसिड का जब रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे CH3COOH होता है, ये याद रखेंगे, CH3COOH होता है। और इथाइनोइक एसिड का साधारण नाम जो होता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल होता है। और इससे कुछ संबंधित और इम्पोर्टेंट बात करें, जो संतरा में कौन सा रस पाया जाता है अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो क्या कहेंगे, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको याद रखें, यह परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको नींबू में पूछा दिया जाए तो आप कहेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही टमाटर में क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है। यही लाइकोपिन के कारण जो है उसका रंग जो है लाल होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है। जबकि अचार में बात करें, अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो कहिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है अचार में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही अंगूर में पूछा जाएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सेब में पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कहेंगे मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, आपको याद करा देते हैं। संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में लाइकोपिन जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, अचार में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है अगला प्रश्न 6 में कि निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, ये ऑप्शन में दिया गया है आपको। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है, इसको आप एक नंबर में कह रहा है 15 जनवरी 2013, 17 जुलाई 2014, 9 जनवरी 2003, 1 सितंबर 2014। आप कहेंगे 9 जनवरी 2003 से मनाया जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 ये डेट आप याद रखेंगे। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से
मुंबई वापस आए थे, तो उसके स्मरण में करने में 9 जनवरी 2003 से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन बुलाए थे, तो वहाँ के अब्दुल्ला सेठ थे नामक व्यापारी, जो अपने पैरवीकार के रूप में 1893 ईस्वी में उसको दक्षिण अफ्रीका बुलाए थे। कब बुलाए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाए थे। ये कौन बुलाए थे? गांधी जी को अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के पैरवीकार के रूप में बुलाया गया था। जबकि 1907 ईस्वी में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी पहला सत्याग्रह कब चलाए? आप कहेंगे 1907, लेकिन कहाँ से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में से शुरू किए। जबकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अस्थायी रूप से भारत आए। भारत जब आए थे गांधी जी, वह 9 जनवरी 1915 को आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम 9 जनवरी 2003 ईस्वी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, यही सबसे पहले 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। और कुछ और इम्पोर्टेंट से बात करें कि इस दिवस का मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। प्रथम, गांधी जी को याद करना। दूसरा, इससे विदेश में रह रहे भारतीयों के प्रति आस्था। आप याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस का 2 मुख्य उद्देश्य होता है। प्रथम, गांधी जी को याद करना, और दूसरा, इससे विदेश में यह रह रहे भारतीयों के प्रति आस्था, भावनात्मक लगाव के लिए प्रेरित करना, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लॉबी का मजबूत करना एवं विदेशी पूंजियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपको याद हो गया होगा, आई थिंक आपको अच्छा से याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, चाणक्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? महात्मा गांधी हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी लेते हैं। महात्मा गांधी जी ही ने बोले थे कि ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द महात्मा गांधी जी के हैं। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, कथन किसका है? गांधी जी का है, याद रखेंगे। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, गांधी जी का कथन है। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, गांधी जी का कथन है। अगला जो है, आराम हराम है, ये भी प्रश्न याद रखेंगे। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने नारा दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, आप याद रखिएगा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। ये किनके नारे थे? APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। तो ये इतने सारे आप वर्ड्स याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निकेल, लोहा, एल्युमिनियम, चुंबक, पत्थर। तो निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? निकेल, लोहा, एल्युमिनियम, चुंबक, पत्थर। तो ऑप्शन हो जाएगा चुंबक, पत्थर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर लें। तो चुंबक पत्थर में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड अर्थात Fe3O3 होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नॉर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आप याद रखेंगे।
अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। वही जब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो अस्थायी चुंबक के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, वहीं अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात। तो ये भी याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कहता है कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ये आप याद रखेंगे, ये भी रहेगा। और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी लेते हैं। कवक पर्ण हरित संकेंद्रित संवहन और उत्तरकरित थैलोफाइट है। आप याद रखेंगे कवक पर्णहरित संकेंद्रित संवहन उत्तरकरित थैलाफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में जो भोजन संचित होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वही कवक का कोशिका भित्ति को किससे बनी हुई रहती है? काइटिन का। ये याद रखेंगे आप। कवक का जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी रहती है? काइटिन का बनी हुई रहती है। और कवक से होने वाले कुछ रोगों की बात कहते हैं तो दम्मा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फुट आदि रोग होते हैं। कवक से क्या क्या रोग होते हैं? दम्मा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फुट आदि रोग होते हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है भूगणित क्या है? वैमानिकी की एक प्रशाखा, हिम पर्वत का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ये आप याद रखेंगे। आइए कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जानकारी लेते हैं। भूगणित गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। अर्थात गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। भूगणित के अंतर्गत पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और वह जो है गणितीय आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? गणितीय आधार पर किया जाता है। यह आप याद रखेंगे। तो आज का सबसे टॉप मोस्ट प्रश्न यही था और इसी तरह से हमसे जुड़ रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी करवाऊंगा। हमारा मकसद है कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से हो जाए और अगर आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि मैं एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्नों को वर्णन करता हूं। इससे आपको जो भी याद किया हुआ है वो आपको रिवाइज हो जाता है। तो दोस्तों हमारा आज ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर शेयर करें और आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत बढ़ाता है और वीडियो आगे बढ़ाने का प्रेरित करता है। तो इसी तरह से चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा और मनोबल बढ़ेगा और आपको मैं अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।